फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे खास मेहमान सुधा यादव जी का। सुधा जी, आप कभी राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन अब राजनीति में हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप संभाल रही हैं। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के बाद आप वो महिला हैं जिनको वो खास जिम्मेदारी मिली है। जिम्मेदारी लगती है, कभी कभी बोझ लगता है या प्राउड फील होता है कि आप सुषमा स्वराज जी की जगह पर हैं आज। देखिए, जहाँ तक विषय आदरणीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का है, उनका स्थान राजनीति में कोई ले नहीं सकता। वो बहुत बड़ी नेता थी और उन्होंने समाज और राष्ट्र के लिए अपना जीवन सर्वस्व न्योछावर किया, तो उनसे तुलना करना भी मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। ये ठीक है कि आज पार्टी ने मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है और जिम्मेवारी कभी बोझ नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी में कब किसको क्या दायित्व मिलेगा, न ये कोई कभी जान पाया है, न कभी कोई जान पाएगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी चला था का ये हर आपके लिए भी कार्यकर्ता, सरप्राइज था? आपको कब पता चला था? मेरे लिए भी सरप्राइज था और घोषणा होने के बाद ही मेरे पास में फ़ोन आया था। और स्वाभाविक है कि जब भी आपको कोई दायित्व मिलता है तो मन में प्रसन्नता और खुशी कह लीजिए, ये होती ही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जिम्मेवारी का एहसास भी होता है कि इस दायित्व के निर्वहन के लिए मुझे अपना सब कुछ लगाना है। समय से लेकर के पार्टी के लिए जो जो काम किए जा सकते हैं, उन कामों को करने के लिए मुझे मेहनत करनी है। और बिल्कुल सुधा जी, मैंने शायद कहीं पढ़ा भी है कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी प्रेरित किया। देखिए, राजनीति में के क्षेत्र में मैं उनकी प्रेरणा से आई थी, तो स्वाभाविक है कि 1999 से लेकर के आज तक उनकी प्रेरणा के माध्यम से ही काम कर रही हूँ। और संगठन के अंदर एक लंबा समय मैंने काम किया है, प्रदेश के दायित्वों से लेकर के केंद्र के दायित्वों तक विभिन्न दायित्वों पर रह कर के जो मैंने काम किया है, तो मुझे लगता है कि ये जो दायित्व दिया गया है, इसको भी पूरी निष्ठा के साथ में मैं पूरा करूँगी। सुधा जी, क्योंकि आप उस वक्त चुनाव लड़ने के लिए मान नहीं रही थी, सब लोग आपके पास आए लेकिन आपका जवाब वही रहा। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी आए, उस वक्त तो नहीं थे, नरेंद्र मोदी जी आए जो प्रभारी थे, तब आप उन्होंने ऐसा क्या कहा कि आप चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गई? देखिए, जिन परिस्थितियों से मैं गुजर रही थी, उन परिस्थितियों में ये स्वाभाविक है कि कोई भी आपसे चुनाव की चर्चा करेगा और ऐसा बैकग्राउंड जहाँ पर कोई राजनीति का लेना देना ना हो, तो कोई भी महिला उसमें चुनावी राजनीति में आने में संकोच करेगी। और वही संकोच मेरे मन में भी बरकरार था। जिस दिन मेरी आदरणीय नरेंद्र भाई से बात कराई गई, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात मुझसे कही कि जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, पति ने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर किया है और मुझे लगता है कि आप पढ़ी लिखी महिला हैं, आपको भी समाज और राष्ट्र के लिए बाहर निकल करके काम करना चाहिए। कुछ सोचने पर मैं मजबूर हुई, परिवार के लोगों से इस विषय के ऊपर चर्चा करी और सबकी सहमति ये बनी कि इस बदलाव को स्वीकार करते हुए एजुकेशन की फील्ड को छोड़ करके आप इस नई फील्ड में जाएं, और उसी के निमित्त मेरा आना हुआ है। बिल्कुल, डॉक्टर सुधा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां देखिए। डॉक्टर सुधा जी ने जो हिम्मत दिखाई है ऐसे वक्त में जब हिम्मत खत्म हो जाती है, लेकिन आप एक मिसाल पेश करती हैं बाकी महिलाओं के लिए। और जिस तरह की जिम्मेदारी आपको मिली है, ऐसे में आपको लगता है दूसरी महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को बहुत मौका देती है। भारतीय जनता पार्टी में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ जी थे और सुषमा जी उस समय महत्वपूर्ण कमेटी के अंदर थी, तब ये निर्णय लिया गया था कि हम 33% संगठन के अंदर महिलाओं को स्थान देंगे। और तब से लेकर के आज तक
विभिन्न दायित्वों के ऊपर महिलाओं को काम करने का मौका दे रहे हैं। और धीरे धीरे विभिन्न राज्यों में यदि हम देखें तो महिलाओं को सरकार के अंदर भी स्थान मिल रहा है और चुनावी राजनीति के अंदर भी उनको स्थान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दलों की तुलना में अधिक करने का शुरुआत की हुई है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये बदलाव भी होगा। और सिर्फ पार्टी की बात मैं नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी मैं बात करना चाहूँ तो जब से नरेंद्र भाई मोदी इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों के अंदर आगे बढ़ाने का काम किया है। सेना के अंदर परमानेंट कमीशन महिलाओं को मिले, इस सोच के तहत महिलाओं को कमीशन मिला और आज हमारी बहनें फाइटर जेट उड़ा रही हैं, उसमें पायलट बन करके वो काम करने लग रही हैं। ऐसा क्षेत्र जिस पर लगता था कि पुरुषों का ही एकाधिकार है, इसमें महिलाएं कभी आ नहीं सकती, उस एकाधिकार को भी मोदी जी के विजन के साथ में, उनके स्ट्रांग निर्णय के साथ में महिलाओं ने तोड़ा है। और उन सब क्षेत्रों में महिलाएं आई हैं जिन क्षेत्रों में हम कभी सोचा नहीं करते थे। आप लोगों ने भी देखा होगा कि पिछले बार भी और 26 जनवरी के परेड के ऊपर जो मोटरसाइकिल पे महिलाओं का दस्ता निकलता है, इसे कोई सोचता नहीं था। इस बार ये सिर्फ 15 अगस्त पुरुषों को भी का होने माना वाला है। जाता था। आने वाली 26 जनवरी जिसके लिए आपका रक्षा मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है कि सेना की जो कंटिजेंट्स होंगी वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की होंगी, इससे बड़ा सम्मान क्या मिलेगा। तो जहां पर संगठन में महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, वहीं पर सरकार के माध्यम से भी महिलाओं को बराबरी का सम्मान देते हुए उनको आगे बढ़ाने के अवसर दिए जा रहे हैं। ठीक है सुधा जी, मैं आगे कोऑर्डिनेशन पर बात करूंगी, सरकार और संगठन के बीच में किस तरह से कोऑर्डिनेशन आप बिठा रहे हैं। पवन जी को भी मैं शामिल कर लेती हूं। आप उद्योगपति हैं, उद्योग के हिसाब से आप कितनी संभावनाएं देखते हैं यहाँ पर, खासतौर पर गुरुग्राम में? देखिए, जिस प्रकार से भी सुधा जी बता रही थी, चाहे पॉलिटिक्स हो या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हो, उसी तरह से अगर आप इंडस्ट्री की बात करेंगे तो मोदी जी का जो मल्टी टैलेंटेड थॉट्स हैं, वो चाहे इंडस्ट्री में हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो या डिविजन्स में हो, हर चीज़ को वो साथ लेके चल रहे हैं। आप भी देखिए, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और इतनी सारी स्कीम्स वो लेके आए हैं जिनके बारे में लोगों ने कभी नहीं सोचा था। आज इंडस्ट्री, आप हरियाणा का देख लीजिए या पूरे इंडिया का देख लीजिए, जीएसटी जिस तेज़ी से बढ़ रहा है कलेक्शन, इसका मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन उतनी तेज़ी से बढ़ रहा है हमारा। जो चाइना के बाद ऑप्शन 2 दुनिया को चाहिए था, वो कहीं ना कहीं मोदी जी के सहयोग से, मोदी जी की सोच से इंडिया, यानी कि हमने उस चीज़ को कैप्चर कर लिया। अदरवाइज यूएस जिस दिन से चाइना से पीछे हटने लगा है, अगर कोई और देश इस चांस को या इस अपॉर्चुनिटीज़ को ले जाता तो वो आज इंडिया ने कैप्चर किया, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी लंबी सोच की वजह से। बात करते हैं स्टेट की, तो स्टेट हमारा आज जो अभी अप्रैल में हमारी रैंकिंग आई है, हरियाणा 4th नंबर पे जीएसटी कलेक्शंस में, तो इसका मतलब हरियाणा भी अपने आप में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हरियाणा के बाद अब बात कर रहे हैं, आप गुड़गांव का जो सवाल किया है, गुड़गांव तो पूरे हरियाणा का हार्ट है, क्राउन है, और कलेक्शन चाहे वो जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, तो वो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री, चाहे वो हॉस्पिटल इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल, हम सभी में टॉप हो रहे हैं। कुछ जिले हैं जो पिछड़ रहे हैं। अभी एक विधायक जी बात कर रहे थे, हम, और वो जोर लगा के कह रहे थे कि मैं 6 बार से रेवाड़ी में विधायक रह चुका। तो रेवाड़ी की हालत ऐसी बेकार है, कुछ जगह है जहाँ पे हालात ठीक नहीं है, अदरवाइज गुड़गांव तो नंबर 1 है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लो, चाहे आप कॉरपोरेट्स में देख लो। आज जब भी बाहर से कोई कंपनी आती है तो हरियाणा और गुड़गांव खास करके उनके लिए सबसे प्रायोरिटीज़ होती है कि हमें गुड़गांव में ही स्टेशन करना है। आप देखो, अभी हुंडई का इंडिया का जो कॉर्पोरेट ऑफिस बना है गुड़गांव में, तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हमें ये लगता है कि हाँ, हमारा शहर अच्छा कर रहा है। यानी आपको ऐसा लगता है कि गुरुग्राम तो नंबर 1 बन रहा है, लेकिन बाकी जिलों को भी नंबर 1 बनना, अगला साइबर सिटी एक और बनना चाहिए? ऑफ कोर्स बनना चाहिए, सभी को मेहनत करनी चाहिए। जितना हमारे गुड़गांव के चाहे लीडर्स हैं या कॉरपोरेट्स हैं वो कर रहे हैं, तो उसी तरह रेवाड़ी जैसे जिले जो पीछे रह गए हमारे, जबकि रेवाड़ी आप देखेंगे गुड़गांव से पुराना शहर है। एक टाइम होता था गुड़गांव से कहीं आगे होता था, लेकिन आज वो गुड़गांव के अगर कंपैरिजन करो तो बहुत पीछे है।
बावल में इंडस्ट्रियल का बहुत बड़ा एस्टेट है HSIIDC का, जो मानेसर से 2 साल पहले ऑलमोस्ट 97 में बना था, 95 में, और आज भी वो मानेसर से लगभग 30% पीछे ही है। वो आज भी मानेसर को क्रॉस नहीं कर पाया। उद्योग विहार को तो टच करना बहुत बड़ी बात है। तो हर डिस्ट्रिक्ट को अपने लेवल पे मेहनत करनी चाहिए। गुड़गांव एक्चुअली हरियाणा का नंबर 1 सिटी कहेंगे हम इसको। ठीक है सुधा जी, वही सवाल कि क्या पार्टी और संगठन के बीच में जो सामंजस्य है वो ठीक चल रहा है? 2024 का चुनाव भी है, टिकट बंटवारे को लेकर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें चुनाव से पहले खास तौर पर देखने को मिलती हैं कि दल बदल की राजनीति भी शुरू हो जाती है उस दौरान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी ये समस्या आती नहीं है कि सामंजस्य बिठाओ। भारतीय जनता पार्टी में हम सब एक मंच पे बैठ करके अपनी बात को करते हैं और बहुमत का निर्णय होता है। इसलिए सरकार और संगठन के बीच में तालमेल और सामंजस्य जैसे विषयों को लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ख़त्म ही नहीं हुआ तो उसको शुरू करने की कोई बात नहीं होती। अच्छा तालमेल सदैव बना रहता है और पार्टी के अंदर सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया शुरू से चली आ रही है और उसी के तहत हम सब लोग काम करते हैं। तो हरियाणा का अगर जिक्र करें तो किस तरह की तैयारी आगे होने वाली है हरियाणा में? अगर बीजेपी, क्या आगे रणनीति क्या है चुनाव को लेकर? देखिए, पहले लोकसभा चुनाव होगा, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव होना है हरियाणा में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बावजूद भी अपने संगठन के विस्तार को करने में लगी हुई है। जनसंपर्क और संगठन का विस्तार दोनों कामों में लगी हुई है। ये अकेली पार्टी ऐसी है जो आज पन्ना प्रमुख तक बनाने के लिए आगे बढ़ी है। बूथ के ऊपर कमेटियां इन्होंने बनाई हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनसंपर्क करते हुए सरकार की योजनाएं पिछड़े तबके तक, जिनके लिए वो योजनाएं बनाई गई हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचे, इसकी धुरी हमारा कार्यकर्ता बना है। सरकार की योजनाओं को पहुँचाने में और उनको लाभ मिल सके, इसमें कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभा रहा है। तो यही सब तैयारियां चुनाव के लिए होती है कि आपका जो बूथ है वो अगर मजबूत होगा तो हम कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, तो निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। इस रणनीति पर तो खैर कांग्रेस भी अब काम कर रही है, हालांकि संगठन अभी तक बना नहीं है। आप ही के सहयोगी जेजेपी भी जिला अपना अध्यक्ष तो वो संगठन, बना नहीं पा रहे। आप ही के सहयोगी जेजेपी भी लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है, लेकिन बार बार एक आवाज उठती है कि अब बीजेपी को बैसाखी की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप उस स्टेज पे हैं कि अकेले सक्षम है चुनाव में जाने के लिए, किसी सहारे की जरूरत नहीं है? देखिए, ये सब जो विषय हैं ये चुनाव के समय के विषय हैं, और जो भी रणनीति होती है, युद्ध की रणनीति युद्ध से पहले बताना अपने आप को कमजोर करना होता है। तो युद्ध की रणनीति बॉर्डर के ऊपर बताई जाती है, तो चुनाव की रणनीति चुनाव की घोषणा के बाद बताई जाएगी। चुनाव की घोषणा के बाद नहीं, पर उस सवाल पे आपने जवाब नहीं दिया कि आपकी पार्टी सक्षम है, खुद आप मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं? तैयारी सब दल अपनी अपनी करते हैं और समय आने पर क्या होगा उसका निर्णय बाद में होगा। नहीं तो दोनों चुनाव में, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, दोनों में साथ में लड़ेंगे? अभी ऐसा ना तो अलग की बात है ना साथ की बात है। हम मिल करके एक अच्छी सरकार चला रहे हैं, दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल है और दोनों अपने अपने दल को मजबूत करने में लगे हुए हैं। पवन जी, क्योंकि मैं विपक्ष से ये बात सुनती हूँ, चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला जी हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, वो कहते हैं कि बीजेपी से, मतलब मौजूदा सरकार से, हर वर्ग दुखी है। आप मुझे बताइए, आप दुखी हैं क्या? देखिए, बिजनेसमैन की अगर बात करते हो तो वो बहुत सुखी है, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो, चाहे सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो या जीएसटी हो। जो पुराने इतने सारे कानून थे हमारे इंडस्ट्री के, इतनी सारी सहूलियत दे गई, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ बहुत अच्छे से एक्चुअली ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो दुखी होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई ये कहता है दुखी हो तो उससे रीजंस पूछो, हर रीजंस का एक आंसर है, क्योंकि ग्राउंड पे जब आप चीज़ें देखते हो तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है हमारे पास मीन सरकार के पास। आज कोई भी बिजनेसमैन या उसका अकाउंटेंट जीएसटी ऑफिस नहीं जाता, इनकम टैक्स ऑफिस नहीं जाता, एक्साइज रही नहीं, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। आज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने के लिए हमें कहीं नहीं जाना, सब कुछ आपके घर में है, आपके लैपटॉप पे है, तो इससे अच्छा और क्या हो गया।
तो ऐसी विपक्ष को या अन्य पार्टियों को क्या दुख है? तो उनका कोई निजी दुख हो सकता है, कोई करप्शन का दुख हो सकता है, कोई उन्होंने काम ना किया हो वो दुख हो सकता है। अदरवाइज बिजनेस की बात करते हैं या कोई बाकी चीज़ों की, आज आप ये देखें नगर निगम भी है अगर हमारे यहाँ पे, कुछ चीज़ें डिले तो हो रही है लेकिन ना हो रही हो ऐसा कोई बात नहीं है, सुन नहीं रहा कोई ऐसा बात नहीं है। और तो और हर चीज़ का टाइम स्लॉट फिक्स कर दिया है। आपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कोई कनेक्शन के लिए अप्लाई किया तो विद इन 45 डेज में आपका कनेक्शन लग जाएगा, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंडस्ट्री हुआ हो। तो इतनी अच्छी चीज़ें आ गई, अधिकारियों पे भी अंकुश लगे हैं, कोई जो लाल फीताशाही वो रही नहीं, सारी चीज़ें कंट्रोल में। तो मुझे लगता नहीं है कि किसी भी वर्ग को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, नॉन बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन हो या जॉब में हो, कोई ऐसी दुख वाली बात हमें नहीं लगती। कोई उनके पर्सनल हो तो हो सकता है उन्हीं से बात करनी पड़ेगी आपको। चलिए बिल्कुल, एक बार मैं फिर से डॉक्टर सुधा जी का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर सुधा, आपको लगता है महिलाओं का लीडरशिप में होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर अगर हरियाणा का अगर जिक्र करें तो सीएम के तौर पर आपको कोई लगता है कोई महिला जो उभर कर सामने आए जिसका नाम हम ले सकते हैं? देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में हम कभी राजनीति को नहीं देखते कि किसके तौर पर महिला आएगी और किसके तौर पर पुरुष आएगा। फील्ड में सब लोग काम करते हैं और कब किसको क्या अवसर मिलेगा ये समय तय करता है। तो हरियाणा में मैं इस रूप में किसी को देखूं या इस रूप में किसी के ऊपर चर्चा करी जाए, मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न कोई सार्थक प्रश्न है। टिकट बंटवारे को लेकर किस आधार पर आखिर टिकट दिए जाएंगे, लोकसभा चुनाव को देखते हुए और विधानसभा चुनाव दोनों ही? टिकट का तो हर दल में विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन हमेशा समीकरण ठीक होंगे ये आवश्यक नहीं होता। लेकिन प्रयास ये रहता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो चुनाव को निकाल सकता है, पार्टी उसको चुनाव लड़वाना चाहती है। तो जो फील्ड में काम करते हैं, जिनके रिपोर्ट्स अच्छी आती हैं, उन्हीं के ऊपर पार्टी अपना दांव लगाती है। आप परिवारवाद को लेकर खास तौर पर आप अगेंस्ट रहे हैं, खिलाफ रहे हैं, बोलते रहे हैं, लेकिन कर्नाटक चुनाव में हमने देखा है कि किस तरह से आपने मंत्रियों के, विधायकों के रिश्तेदारों को भी टिकट दिए हैं और उसी का रेफरेंस देकर अब हरियाणा से भी मांग उठ रही है कि जब कर्नाटक में हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं? देखिए, ऐसा नहीं है। कर्नाटक के अंदर जिन बुजुर्ग नेताओं ने अपनी सीटें छोड़ दी, वहां पर उनके परिवार के लोगों को टिकट दी गई है। जो एक दो उदाहरण आप कहना चाह रहे हैं, वो लोग हैं जो शुरू से ही राजनीति के अंदर अपने दम के ऊपर सक्रिय होकर के काम कर रहे थे। किसी के रिश्तेदार होने के नाते वो काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है। वो बात अलग है कि वो रिश्तेदारी टिकट के बाद में लोग निकालने लग गए हैं, लेकिन वो जमीन से चल करके अगर अपने दम पर कोई परिवार के या रिश्तेदार के या दूर दराज के लोग काम करते हैं तो उन्होंने अपने कैलिबर के आधार पर टिकट को लिया है। अन्यथा जिन बुजुर्ग लोगों ने अपनी सीटों को छोड़ा है, वहाँ पर उनकी संतुति के आधार पर टिकटें दी गई है। सुधा जी, महिला सुरक्षा को लेकर अगर सवाल किया जाए तो किस तरह से महिला सुरक्षा को लेकर काम किया जा रहा है? क्योंकि हरियाणा की जो स्थिति है काफ़ी बेहतर नहीं है। जो सर्वे आते हैं, जो रिपोर्ट्स आते हैं, जो आंकड़े आते हैं, वो डराते हैं। तो हरियाणा में महिला सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जा सकते हैं आने वाले दिनों में? मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय से हरियाणा के अंदर महिला सुरक्षा बेहतर हुई है। महिला थाने भी जो बनाए गए हैं, उनकी सुनवाई वहाँ पर हो सके, ये भी बेहतर हुआ है। और ये आंकड़े कब के हैं ये मुझे मालूम नहीं जो आप कह रही हैं, लेकिन आज की तारीख में यदि हम बात करते हैं तो महिलाओं की सुरक्षा हरियाणा में तुलनात्मक दृष्टि में बहुत बेहतर हुई है। और महिलाओं को अलग से कॉलेजेस मिलना, उनके लिए विद्यालय बनना, उनके लिए थाने बनना, ये सब काम हरियाणा में मनोहर जी की सरकार के आने के बाद में हुए हैं। तो ये उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत किए गए हैं। महिलाओं की बात हो रही है तो मुझे लग रहा है जंतर मंतर पर जो महिला पहलवान बैठी हैं उनका भी जिक्र हमें कर लेना चाहिए। लगातार मांग की जा रही है कि ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी हो, लेकिन जांच इतनी धीमी चल रही है जिसकी वजह से वो लगातार वहां पर डटे हुए हैं। क्या कहना है आपका? जांच धीमी और तेज, ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। जांच को होने देना चाहिए और जब जांच होती है तो उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा निश्चित रूप से उसको सजा भी मिलेगी और उसके ऊपर केस भी चलेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि सरकार ने 2 कमेटियां बनाई थी, जिसमें ओलंपिक एसोसिएशन को लेकर के एक कमेटी बनी।
उस कमेटी के अंदर हमको अपने तथ्य देने चाहिए और उस कमेटी के अंदर अपनी बात को रखना चाहिए था। और उस कमेटी में हरियाणा की एक बेटी मेंबर भी थी, फिर कहाँ चूक हो गई ये उनको भी देखना चाहिए। लेकिन देखिए ये आंदोलन काफी बड़ा होता जा रहा है, तमाम जो अलग राजनीतिक दल हैं उनके समर्थन मिल रहा है पहलवानों को, और ऐसा नहीं लगता कि जल्द से जल्द ये आंदोलन खत्म करवाना चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, बैठना चाहिए, साथ में बैठक करनी चाहिए, समझाना चाहिए एक दूसरे को? देखिए कोई भी आंदोलन जब होता है और आंदोलनकारी ये तय कर ले कि निर्णय वही होना चाहिए मैं जो चाहता हूं, तो आंदोलन लंबा होता है। अगर आंदोलनकारी ये तय करता है कि सरकार हमसे चर्चा करके इसका समाधान निकालना चाहती है, बीच का रास्ता निकालना चाहती है और इसका समाधान निकलेगा, तभी तो आंदोलन खत्म होगा। हम अगर ये निर्णय देने लग जाए कि हमने जो कहा है वो दोषी है और इसलिए उसको फांसी दे दी जाए, तो फिर तो कोई विषय बनता ही नहीं है। इसलिए कमेटी के निर्णय का, जुडिशियल इंक्वायरी के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमको अपने सिस्टम के ऊपर विश्वास रखते हुए दूध का दूध और पानी का पानी आने देना चाहिए। अच्छा, 2024 में किससे मुकाबला देखती हैं आप सुधा यादव जी? पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और मुझे तो लगता है कि 19 के भी आंकड़ों को मतलब पार गठबंधन करेगी। की जरूरत नहीं है, साथ की जरूरत नहीं है। आपने लोकसभा की देश भर की बात करी ना, मैं इसमें साथ और बेसाथ की बात नहीं कर रही। हाँ। एनडीए जो है वो सरकार बनाएगी, इसको आप इस रूप में कह सकते हैं। और पिछली बार जितनी सीटें आई थी उससे ज्यादा सीटों के साथ हम सरकार बनाएंगे। मुकाबला किससे है? अब मुकाबला देश भर में तो किसी से नहीं है, क्योंकि लोग क्षेत्रीय दलों के अंदर बट गए हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों के साथ में चुनावी राजनीति चल रही है। अब ऐसी कोई दल नहीं बचा जिसको मैं ये कह सकूं कि पैन इंडिया उसके साथ में हमारा मुकाबला होगा। तो अलग अलग दलों के साथ अब ये इकलौती पार्टी है जो पूरे देश में परचम फहरा रही है, बाकी तो छोटे छोटे टुकड़ों में है। अच्छा, तीसरे मोर्चे को लेकर एक कमेंट और कर दीजिए आप। तीसरे मोर्चे की जो तैयारी चल रही है, हम समय समय पर देखते हैं, कभी अखिलेश जी नीतीश जी से मिल रहे हैं, कभी अरविंद जी नीतीश जी से मिल रहे हैं। 15 सालों से मैं तीसरे मोर्चे के गठन की चर्चाओं को सुनते आ रही हूँ। बहुत इसके अंदर मीटिंगें होती है, बहुत तेजी से ये लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो मोर्चा गठित नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब अपनी अपनी राजनीति होती है, अपने अपने स्वार्थ होते हैं, तो कोई मोर्चा गठित नहीं हो पाता है। स्वार्थ की राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो इस तरीके के कयास लगाते रहेंगे कि मोदी जी को हटाना है तो तीसरा मोर्चा बनाना है, लेकिन बना कभी नहीं पाएंगे। तुम नहीं बनेगा मतलब 2024 से मुझे पहले? नहीं लगता कि कभी भी बन पाएगा, क्योंकि जो लोग मोर्चा बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं हाँ। उनमें से कुछ लोगों को कांग्रेस से आपत्ति है और कहीं पर कांग्रेस को उन लोगों से आपत्ति है, तो कैसे बनेगा? अगर मोर्चा बनाना है तो एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, जिस पर आने के लिए मुझे अभी संभावनाएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुधा जी, आपका भी शुक्रिया, पवन जी आपका भी शुक्रिया। और सुधा यादव जी ने बताया कि किस तरह से बीजेपी और संगठन में कोऑर्डिनेशन के साथ ही ये सरकार भी चल रही है और आगे भी टिकट जो बंटवारा किया जाएगा उसमें भी संगठन का पूरा रोल रहता ही है। और 2024 में भी एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आएगी, ये दावा भी सुधा यादव जी की तरफ से किया गया है। ओवर